मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स के 2018 के पीवाईक्यू हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, आगे चलिए। इस 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में? देखिए 2018 में प्री में कितने पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन। तो यही रेंज आ रहा है। देखिए इससे पहले भी 6 क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझ रहे हैं, उससे पहले भी लगभग। तो यही रेंज चल रहा है अभी। तो इसको आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप आइए। आपको 7 क्वेश्चन है, 7 को क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिए। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। ठीक है, ईयर वाइज प्लेलिस्ट में जाइए, 1995 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सारे वीडियोस आप देखते चलिए। आइए कोशिश करिए इसको बनाने का। आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रसिद्ध चित्र कौन सा बनी ठनी किस शैली का है? तो बनी ठनी जो है किस शैली का है बताइए? बूंदी शैली, जयपुर शैली, कंगड़ा शैली, या फिर किशनगढ़ शैली? बताइए। तो बनी ठनी एक इंपॉर्टेंट टर्म था, तो आपको इसको याद रखना था कि ये चित्र जो है प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है। तो ये आपको किशनगढ़ शैली का है। ठीक है फ्रेंड, डी नंबर इसका होगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी, किशनगढ़। ठीक है, आगे आगे चलिए, थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह पेंटिंग चित्रकार निहाल चंद ने बनाई थी। तो ये जो बनी ठनी जो उस वक्त करंट अफेयर्स में रहा हो फ्रेंड्स, जब 2018-17 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि निहाल चंद जो है ये इसको बनाए थे, बनी ठनी नाम का चित्र है ना। आप जाइए बनी ठनी चित्र को एक बार देखिए, नेट में सर्च करके आपको पता चलेगा कि कैसा चित्र था। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। बनी ठनी किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा संवत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की कवित्री थी। जो बनी ठनी है फ्रेंड्स, इसके चित्रकार कौन है? बनी ठनी के चित्रकार हैं आपको निहाल चंद। ठीक है फ्रेंड्स, और बनी ठनी जो इमेज है वो क्या है? आपको भारतीय मोनालिसा इसको कहा जाता है। आपने मोनालिसा की तस्वीर देखी है ना, तो भारत की मोनालिसा इसे कहा जा सकता है। तो कौन है बनी ठनी में? किशनगढ़ रियासत के तात्कालिक राजा जो सांवत सिंह थे, उनकी प्रेमिका तथा उच्च कोटि की कवित्री थी। वो बहुत अच्छा कवित्री थी, उच्च कोटि की। तो उनकी प्रेमिका थी किसका? सांवत सिंह की। तो यही है चित्र, आप उसको जाके देखिए बनी ठनी। मैं एकदम कहूंगा इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करिए, तब आपको और समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है ना। कौन से कथन सही है पूछा गया है ना, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपको देखना है ये चीज। आइए, कितने 4 ऑप्शन से पढ़िए, जो गलत होगा उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए दूसरा, त्यागराज के अनेक गाय रागों का सृजन किया है ना। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तो नए रागों का सृजन किया था क्या फ्रेंड, बताइए? नए रागों का सृजन किया था। तो 2 नंबर जहां जहां वो रहेगा ना, सही पूछा इसलिए 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर। ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जो जो आपको लग रहा है वो आप करते चलिए नए रागों का। उसके बाद क्या है? अत्रमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। बताइए, टाइम पीरियड पूछा है ना, तो ये आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि टाइम पीरियड आपको एक बार आपको देख के चलना है। अत्रमाचार्य और जो त्यागराज है ये क्या एक ही टाइम पीरियड के थे? बताइए, टाइम पीरियड वाले आपको हमेशा याद रखना, समकालीन थे क्या? दूसरा है, अत्रमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर के स्तुति के भक्ति गीत है। तो अंतरमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर के स्तुति की भक्ति गीत है क्या? बताइए, जो ये कीर्तन है ये भगवान वेंकटेश्वर के लिए की जाती है क्या? बताइए, ऑप्शन का सही बताइए कौन सा है, कूट का इस्तेमाल करके। 1 और 3, 2 और 4, 1 2 3, 2 3 4। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप चल रहा है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? 2 तो सही था फ्रेंड्स, तो 4 सही है फ्रेंड। ठीक है, ये वेंकटेश्वर की स्तुति के लिए, भगवान वेंकटेश्वर। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, त्यागराज का जन्म कब हुआ था? त्यागराज का जन्म, जब भी आपको इस टाइप नाम आएगा फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसको आप याद रखिए। त्यागराज का जन्म जो है 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। वे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के कवि थे। ठीक है, ये भक्ति मार्ग से संबंधित है त्यागराज, और इसका जन्म 1767 में हुआ था, और कर्नाटक संगीत का महान ज्ञाता है। ठीक है,
उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। तो ये आपको श्री राम के को समर्पित कुछ भक्ति गीतों का रचना किया था तथा अनेक कीर्तियां, करीब कितना कीर्तियां फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट हो गया था कि अनेक कीर्तियां, आपको करीब 600 कीर्तियों की रचना की थी। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको वहां पे थोड़ा सा ये आपको इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि इतनी कीर्तियों का अगर किया है तो इस त्यागराज के बारे में थोड़ा सा हम लोग को लिख लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तथा रागों का सृजन किया, तो और बहुत सारे रागों का भी सृजन किया। आइए थोड़ा और समझिए। और अन्नमाचार्य जो है, अन्नमाचार्य ये एक तेलुगु संत कवि थे और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। ठीक है, अन्नमाचार्य जो थे तेलुगु संत के कवि थे और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1408 में। दोनों का टाइम पीरियड देखिए, इसका 1408 में जन्म हुआ और इनका हुआ 1767 में। तो अलग टाइम पीरियड है ना। ये पहले जन्म हुआ इनका 1408 ईस्वी में तथा मृत्यु कब हुई? 1503 ईस्वी में। वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। तो आप ये नोट करिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसलिए देखिए, जब किसी चीज का इंपॉर्टेंस आपको समझना है तो ये समझिए कि ये पहले संगीतज्ञ थे। तो आपको क्या करना है, इसको आप याद रख लेना है। ठीक है, नाम को कौन? अन्नमाचार्य। ठीक है, और ये कहाँ के? कर्नाटक संगीत से संबंधित है, तेलुगु संत थे। ठीक है, और कवि थे। और क्या उन्होंने रचना की थी? जो पहले थे, यहाँ देखिए, वो पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की थी। उन्होंने तिरुमाला 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति की थी। आप समझ रहे हैं? तो ये तिरुमाला जो पर्वत है, वहां के जो देवता है भगवान वेंकटेश्वर, आपको याद रखना है। तिरुमाला में जो 7 पर्वत है, इसका आप लोकेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आप करते चलिए साथ में। मैप में आप देखिए या वेट करिए, जब एनसीईआरटी होगी तो वहां पे तिरुमाला का जो मैप दिखाया गया वो उसको आप देखिएगा। देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की रचना की तथा ये वाला आप समझ गए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ खुद से करने की कोशिश करिए, डुएबल लगेगा आपको ये। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान स्थानक वासी है ना, स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानक वासी संप्रदाय, जब संप्रदायों का बात चल रहा है तो आपको हमेशा याद रखना कि वो किससे संबंधित है? जैन मत, शैव मत, बौद्ध मत या वैष्णव मत? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। ये जैन मत से संबंधित है, अस्थानकवासी। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थानकवासी। आइए थोड़ा समझिए। अस्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 1653 में हुई थी, के आसपास हुई थी। कहाँ पे? लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। ठीक है, तो ये जो उप संप्रदाय, ये लवजी नामक एक व्यापारी ने किया था। स्थानक वासी संप्रदाय है ना, जो श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, अतः एक किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। और एक चीज समझिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मैंने बताया वैष्णव मत, बौद्ध मत, जैन मत, शैव मत, और कौन कौन सा था, है ना। और कुछ जो और भी जो प्रसिद्ध है उसको क्या करना है आपको, उसके बारे में पूरा डिटेल जानना है कि इसके और कौन कौन से संप्रदाय हैं और उसकी स्थापना किसने की। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी है, इस एंगल से आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में समझिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है उसमें से। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है क्वेश्चन नंबर। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दो ही ऑप्शन है, इसको समझिए, बताइए। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद बुलंद दरवाजा है ना, ये आप पढ़े ना, फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजा। तथा खानका क्या है, खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो बुलंद दरवाजा का या फिर खानकाह का में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है क्या? बताइए। तो किस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है ये भी पूछ रहे हैं वैसे, आप देख रहे हैं। तो ये चीज आप याद रखिए, क्या हुआ है क्या नहीं फ्रेंड्स, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा ए। यानी कि 1 अगर गलत हो जाएगा तो 1 आप कहाँ कहाँ है, ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। ये दोनों में देखिए, 2 को भी समझिए। लखनऊ स्थित, लखनऊ में जो स्थित है फ्रेंड्स, बड़ा इमाम बाड़ा है ना, बड़ा इमाम बाड़ा, क्या आप लोग गए वहां पे? बताइए। और रूमी दरवाजा, ठीक है, ये 2 है। के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। बताइए, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का हुआ है क्या? तो लाल बलुआ पत्थर का जो जो निर्माता हुआ और संगमरमर का, ये बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है जब आप पढ़ेंगे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ये आंसर होगा फ्रेंड्स, कि दोनों गलत है। ठीक है, तो आपको आप क्या करना है, एकदम पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। सभी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सब इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको
जब तक आप एलिमिनेट नहीं कर दिए तब तक उसको आपको देखना है फ्रेंड्स। थोड़ा समझिए, अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण कार्य किए गए, ठीक है। तो किसके टाइम पीरियड में हो रहा है निर्माण? अकबर के। अकबर का टाइम पीरियड आप कमेंट करिए, ठीक है, कब से कब तक शासन में रहा। जिसमें बुलंद दरवाजा खानकाह प्रमुख है। तो ये चीज आपने समझा। इनका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से हुआ है, न कि सफेद संगमरमर से। तो मैंने बताया जो फतेहपुर सीकरी है और ये जो आपको उसमें जो बुलंद दरवाजा और खानका है, ये लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, ठीक है। ये बेसिक चीज है। उसका रंग भी आप देखिएगा तो लाल दिखेगा आपको, सफेद संगमरमर जैसा नहीं दिखेगा। और लखनऊ स्थित इनाम बाड़ा और रूसी दरवाजे का निर्माण जो है ईंट और चूना पत्थर का प्रयोग से हुआ है, ठीक है, ना कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से, ठीक है। तो याद देखिए, ईंट और चूना पत्थर से हुआ है। तो ये कुछ चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ें बुक को तो साथ में कुछ चीजें जो प्रसिद्ध है, जैसे फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा ये प्रसिद्ध है, तो आप उसका इमेज भी देखिए, है ना। आप उस क्षेत्र के हैं तो वहां जाके भी देखिए चीजों को, तब आप समझ पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है, ठीक है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही आपको बेसिक है ना। कौन भावी बुद्ध है, आगे के कौन आने वाले बुद्ध, बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है कि आगे आने वाले बुद्ध कौन है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। बताइए, इन चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि कौन है। अवलोक अवलोकितेश्वर है या लोकेश्वर है या मैत्रेय है या पद्म पानी है। बताइए, पद्म पानी का तस्वीर भी ऊपर एक क्वेश्चन आया ना पद्म पानी के बारे में, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इसका चित्र कहाँ मिला है सबसे ज्यादा, बताइए। पद्म पानी से संबंधित चित्र कहाँ मिला है सबसे ज्यादा, कमेंट करिए। ऊपर के पीवाईक्यूज में पिछले ईयर के आपने पढ़ा है। और फिर लोकेतेश्वर के बारे में आपको समझना है। अवलोकितेश्वर के बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय फ्रेंड्स, ठीक है। मैत्रेय ही जो थे वो आपको ये थे भावी बुद्ध है, ठीक है। तो पद्म पानी का जो बहुत सारा चित्र मिला है वो कौन से जगह पे मिला है ये आप कमेंट करिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क, अगर आपने नहीं देखा पिछले पीवाईक्यूज तो पीवाईक्यू देखिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए। पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो पाली परंपरा में जो मैत्रेय हैं ये भावी बुद्ध के रूप में आने वाले बुद्ध। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का होगा। तो औसत जीवन काल जो है मनुष्यों का 84,000 वर्ष का होगा, यानी कि एक मनुष्य 84,000 वर्ष जिएगा तब आपको पाली में यहाँ पे परंपरा में बोला गया कि मैत्रेय का जन्म होगा जो कि भावी बुद्ध है। तो आप देखिए, यहाँ देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। शिल्प इधर दिया गया और किस राज्य की परंपरा है, ठीक है। आइए देखते हैं। कुछ शिल्पकारी दिया गया और उसका राज्य बताया गया कि कौन सा सही सुमिलित है, ठीक है। तो सही सुमिलित बताइए। तो कौन कौन सा है, देखिए पहला कौन सा है, पुथुकुली सॉल। जो पुथुकुली सॉल है ये तमिलनाडु से है क्या, बताइए। पुथुकुली सॉल, तो कहीं का जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है सुजनी कढ़ई, ये आपको शिल्प के शिल्पकारी से संबंधित क्वेश्चन है। तो पुथुकुली जो सॉल है तमिलनाडु से है, आपको लग रहा है। सुजनी कढ़ाई जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। और उपड़ा जामदानी साड़ी जो है कर्नाटक से। क्या लगता है आपको, बताइए कौन सा सही होगा। केवल एक, केवल 3 और 1 और 2 और 2 और 3, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपका, केवल एक, ठीक है। पुथुकुलीन कुलीन कुली जो साड़ी सॉल है फ्रेंड्स ये जो है तमिलनाडु से है, ठीक है, केवल एक, ठीक है। आइए व्याख्या समझिए। पुथुकुली सॉल जो है तमिलनाडु से संबंधित है। और जो सुजनी कढ़ाई है ये हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है। क्या आपने सुजली कढ़ाई के बारे में जानते हैं जो बिहार से है, बताइए, कमेंट करिएगा, ठीक है। सुजनी कढ़ाई के बारे में। जबकि उपड़ा जामदानी जो है फ्रेंड्स ये साड़ी, उपड़ा जामदानी साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अगर कोई तो कमेंट करिए कि क्या उपड़ा जामदानी साड़ी आपने देखा है। और फिर ध्यात्व है कि, है ना, आपको मतलब ध्यान में रखना है कि सुजनी कढ़ाई और उपड़ा जामदानी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जीआई टैग में जिन चीजों को आपको, ऐसा नहीं कि सभी सॉल और सभी चीजों की विशेषता आपको याद करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप लिख लीजिए कहीं पे जीआई टैग, लिखिए इसको जीआई टैग। इसमें जो जो चीजें सम्मिलित की गई है उसके बारे में एक बार आप देख लीजिए कि उसका संबंध किससे है। हो सके तो आपको उसका एक बार तस्वीर भी देखिए उन चीजों का, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो जीआई टैग जिनको लगा हुआ है उनको देखिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे। तो जीआई टैग आपके लिए
इंपॉर्टेंट हो गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ठीक है। परंपरा और राज्य, देखिए है ना, कुछ परंपराएं बताए गए हैं और राज्य। तो चपचार कूट त्योहार बताइए, चपचार कूट त्योहार जो है मिजोरम से संबंधित है क्या? खोंग जॉम परवा परबा गाथा गीत जो है मणिपुर से संबंधित है क्या? खोंग जॉम परबा गाथा गीत मणिपुर से। थोंग टा नृत्य सिक्किम से, अगर आप वहां से हैं तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ मतलब आप ये परंपरा से परिचित हैं और उसमें क्या होता है ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कमेंट में, ठीक है। आइए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है बताइए फ्रेंड्स। केवल एक, एक और दो, केवल तीन और दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। कौन सा सही है? ये मणिपुर और मिजोरम वाला सही है ना, एक और दो, एक और दो सही है फ्रेंड। एक और दो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स, एक और दो आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। जो चपचार कूट मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिए कि चपचार कूट जो है मिजोरम में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? फरवरी मार्च में मनाया जाता है। कृषि संबंधित पर्व है, तो कृषि संबंधित जो पर्व उनके राज्यों में मनाया जाता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। कृषि संबंधित पर्व यहाँ देखिए, ऐसा नहीं कि सभी राज्यों का आप याद कर लें, आपको कृषि संबंधित पर्व याद रखना। आगे देखते हैं और क्या है। इस समय इस झूम खेती के लिए, झूम खेती जो है फ्रेंड्स इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। झूम खेती में कब से कब किया जाता है? झूम खेती का अर्थ आप अगर जानते हैं तो आप एक बार क्लियर रखिए खुद को। झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए गए होते हैं, इस टाइम पीरियड से झूम खेती शुरू होता है। उसके लिए खेत जो है फरवरी मार्च में खेत क्या हो जाता है? साफ कर लिया होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद बीजों की बुआई शुरू करने से पहले के खाली समय यह त्योहार मनाया जाता है। तो जो कृषि से संबंधित त्योहार है फ्रेंड्स ये आपको मिजोरम में मनाया जाएगा। और जब बीजों का बुआई शुरू होगा उससे पहले क्या है, कुछ समय पीरियड तक वो त्योहार मनाया जाता है। चारकूट इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चारकूट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़ी तीन प्रमुख त्योहार में से एक है। तो आप समझिए कि मिजोरम में चारकूट जो है ये कृषि से संबंधित में से एक त्योहार है। अन्य दो कौन कौन से हैं? मीमकूट और पावलकूट। तो ये सब चीज आप लिख लीजिए, पावलकूट और मीमकूट भी मणिपुर का कृषि संबंधित त्योहार है। फिर क्या है, खोंगजोम परबा मणिपुर ढोलक ड्रम का उपयोग करके बल्लाड गायन की शैली है, जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीर युद्धों की कहानियां दर्शाई गई। तो कौन से त्योहार आपको याद करना है यूपीसी एंगल से? देखिए सभी त्योहार इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जैसे कृषि संबंधित या फिर जो स्वतंत्रता संग्राम में आपको शुरू हुआ त्योहार, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो मणिपुर में द्वारा लड़े गए वीरों का युद्ध की कहानियों को दर्शाया जाता है, ऐसा त्योहार है जो ढोल और ड्रम से नगाड़े के साथ आपको बजा के दिखाया जाता है। तो आप इसके बारे में कमेंट करिए, मणिपुर से हैं तो क्या होता है और उसके बारे में डिटेल। थांग टा नृत्य जो है यह मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है फ्रेंड, ठीक है। थांग टा टा नृत्य जो है ये मणिपुर से संबंधित है। और यहाँ पे क्या ऑप्शन में था, ये सिक्किम से बता दिया गया, ठीक है फ्रेंड, नहीं ये मणिपुर से है थांग टा नृत्य, ठीक है। आइए थोड़ा और समझिए, थांग टा नृत्य जो है ये मणिपुर का युद्ध कला, प्राचीन युद्ध कला, ठीक है। मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार और टा का अर्थ बर्छी होता है। तो तलवार हो गया और बर्छी का इस्तेमाल इस युद्ध में, युद्ध कला में किया जाता है। थांग टा यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों के और नृत्यों से भी जुड़ा है ना। तो ये चीज आपको पता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में अभी इसका काम होता है और नृत्यों से भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर की थांग टा युद्ध कला मणिपुर के अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोंग है ना, हुएन लालोंग, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? हुएन लालोंग का ही परिकृष्ट रूप है तथा इसका प्रचलन मणिपुर के मैत्री समुदाय में ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, कुछ चीजों को अपनी भाषा में लिखिए और इन सब के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें क्या होता है, ताकि मैं भी और उससे जुड़ पाऊँ, संस्कृति से और समझ पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ रहे चीजों को। और अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप थोड़ा सा अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए और उन चीजों को जाके सर्च करिए, ताकि आपको भी उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, आपको हेल्प हो रही कि नहीं कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।